अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काशिफ रफीक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हर जाविये से। नाज़रीन, 5 दिन की कैंपेन रह गई है और उसके बाद फिर इंतखाबात होने जा रहे हैं। देखना यह है कि अब तक 5 दिन रह गए इलेक्शन में और एक सियासी जमात है जो समझती है कि उन्हें फुल लेवल प्लेइंग फील्ड मुयस्सर है और फुल लेवल प्लेइंग फील्ड के तहत वो अपने इंतखाबी जलसे कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी भी मैदान में है, नून लीग भी मैदान में है, फजल रहमान साहब भी मैदान में है। लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा बदस्तूर तहरीक इंसाफ का जारी है और ये शिकवा किया जा रहा है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मुयसर आ रही और वो उस तरीके से इंतखाबी मुहिम नहीं चला पा रहे। दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब ने आज धुआंधार खिताब किया और उन्होंने कहा कि अगर मुझे ना हटाया जाता तो कोई भी बेरोजगार ना होता। और शहबाज शरीफ साहब को मुखातिब करते हुए उन्होंने फैसलाबाद में कहा कि 5 साल बाद कोई भी नौजवान मुझे इनमें से बेरोजगार नजर नहीं आना चाहिए। जबकि शहबाज शरीफ ने कहा कि अगर फैसलाबाद की तमाम सीटें जीतेंगे तो IT यूनिवर्सिटी यहाँ पे बनाएंगे। मरियम नवाज ने तो यहाँ तक कहा कि नून लीग की कारकर्दगी के मुकाबले में किसी की कारकर्दगी है तो बताइए। जबकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो वज़ीर आज़म बन के गरीब का साथ देंगे और अशराफिया के खिलाफ जो टैक्सेस हैं वो लेके आएंगे, जबकि गरीब को आसूदा करेंगे। ये भी बात हुई कि कहाँ रहे 50 लाख मकान, कहाँ रही 1 करोड़ नौकरियां जिसका कहा गया था और जिसके हवाले से नहीं था। लेकिन बहरहाल ये इंतखाबी नारे हैं। इंतखाबी नारे इलेक्शन जीतने के बाद किस हद तक वफा में होती है, किस हद तक ये पूरे किए जाते हैं, इसका फैसला तो इलेक्शन जीतने के बाद और हुकूमत साजी के बाद ही सामने आएगा। इस मौजू पे भी आज गुफ्तगू करेंगे कि सियासी माहौल जो है वो इक्वल है या नहीं है, या ये और जो नारे लिए लगाए जा रहे हैं और बिलखसूस तहरीक इंसाफ को लेवल प्लेइंग फील्ड का जो शिकवा है वो कैसे और कब तक खत्म हो सकता है। नाज़रीन, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे कि जो सरमायाकारी पाकिस्तान में आ रही है उस सरमायाकारी के पीछे जो यकसू सोच है, जो कंक्लूडेड एफर्ट है, मैं समझता हूँ वो आर्मी चीफ साहब की है और SIFC जो बनाई गई उसके तहत वन विंडो ऑपरेशन के तहत जो यहाँ पे सरमायाकारी की जा रही है। UAE ने बहुत सरमायाकारी की, कुवैत ने बहुत ज़्यादा सरमायाकारी की, उसके ऊपर भी आज गुफ्तगू हुई, जो बैठक आज हुई। इसके अलावा बिजली चोरी के हवाले से मुतबादल तवानाई के मुआहदे, सर्कुलर डेट, RLNG पावर प्लांट्स और निजकारी पर भी ब्रीफिंग दी गई कि किस तरीके से ये काम किया जा सकता है और सार्फिन के लिए LNG कैसे सप्लाई की जा सकती है। ओवरऑल जो इकोनॉमिक सिचुएशन थी उसमें आज एपेक्स कमेटी में ये फैसले हुए और यकीनी तौर पर अमन और अमान की सूरत हाल भी मद्देनजर रखी गई होगी। इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे। जबकि तीसरे हिस्से में हम ये भी गुफ्तगू करेंगे कि अब बानी तहरीक इंसाफ, उनकी अहलिया शाह महमूद कुरैशी साहब को सजाएं तो हो चुकी, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा है कि अलीमा खान साहिबा की जानिब से अब वकला के ऊपर जो बात की गई, तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया, वो किस हद तक दुरुस्त है। अलीमा खान को भी FIA ने नोटिस जारी कर दिए और ऐसा लगता है कि जो तहरीक इंसाफ की मौजूदा जो लीडरशिप है वो चाहती है कि हम इस लड़ाई को लीगल बैटल में लड़े, ना कि अवामी इज्तिमात और एहतजाज की सूरत में लड़े। जबकि तहरीक इंसाफ के अंदर क्या कोई ऐसी सोच परवान चढ़ रही है कि एहतजाज किया जाए, लोगों को बाहर निकाला जाए और खुदा न खास्ता 9 मई जैसा कोई और सानिया हो। इसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या तहरीक इंसाफ की मौजूदा लीडरशिप आपस में यकसू है। और एक नुक्ते पे है, बज़ाहिर लगती नहीं है, क्योंकि आपने एक इलेक्शन कमीशन मुकर्रर किया रऊफ हसन को और इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाने का ऐलान किया, लेकिन आज यकायक ऐसा क्या हुआ कि इलेक्शन मुलतवी करवाना पड़ गए और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो पोस्टपोन कर दिए गए। गो के इसके हवाले से कल हमारे प्रोग्राम में अकबर असबाबर ने कहा था कि अगर तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर दे तो वो बैठ के एक जॉइंट एफर्ट करके इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है वो कर सकते हैं। या इसके ऊपर भी तहरीक इंसाफ के लोग सोच रहे हैं या यकसर अकबर असबाबर की एफर्ट को जो है मुस्तरद कर दिया गया। इन तमाम मौज़ूआत का अहाता करेंगे आज के प्रोग्राम में और नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू शुरू करने से पहले अपने मेहमानों से आपका तारुफ करवाता चलूँ। मुसर्रत नियाजी साहिबा PPP से हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद अली हुसैन साहब IPP से हमारे साथ मौजूद हैं। एडवोकेट हसान साबिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जबकि फिरदौस शमीम नकवी साहब तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद है। तमाम मेहमानों को खुशामदीद। मुसर्रत नियाजी साहिबा, 5 रोज़ रह गए इलेक्शन की कैंपेन में, आलमोस्ट हम कह सकते हैं, चूंकि 8 फरवरी को इलेक्शन है, आज 2 फरवरी का दिन भी खत्म हो गया खैर खैरियत से। ये फरमाइएगा कि पीपल्स पार्टी को पंजाब में, सिंध में बिलखसूस वो तो होगी, पंजाब में और दीगर सूबों में सियासी लेवल प्लेइंग फील्ड का कोई इशू तो नहीं है ना? प्रॉपर कैंपेन चल रही है, कोई गिला शिकवा तो नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गिले शिकवे तो ज़रूर थे। देखें, जहाँ से NA 127 से मेरे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लड़ रहे,
ابھی زیادہ دور نہیں، 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ تمام ہمارے پوسٹرز اتار دینا اور اس طرح کی دیکھیں جو بھی حرکات اگر اس طرح کی جائیں گی تو میں نہیں سمجھتی ہوں کہ عوام کے دلوں سے آپ کسی پولیٹیکل پارٹی کو نکال سکتے ہیں۔ عوام نے اب فیصلہ کرنا ہے کہ کس کو منتخب کرنا ہے، چاہے وہ کوئی پوسٹر اتارے، چاہے وہ کسی قسم کی غلیظ زبان استعمال کرے، جو کچھ بھی کر لیں۔ دیکھیں اگر عوام نے فیصلہ کر لیا اور عوام کو فیصلہ کرنے دیا جائے گا تو میں سمجھتی ہوں کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ایسی نہیں ہوگی جو وہ یہ سوچے کہ میرے ساتھ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی، کیونکہ عوام نے دینی ہے۔ اب کسی کے کرنے یا نہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، چاہے لاڈا پلس آ جائیں، وہ چاہے کہ چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ جو فیصلہ ہوگا اور بہتر فیصلہ انشاءاللہ پاکستانی عوام کرے گی اگر انہیں کرنے دیا گیا تو۔ اور مسرت نیازی صاحبہ، دیکھنے والوں کو یہ بھی یقین رکھیں کہ پیپلز پارٹی کی جانب سے کراچی میں، سندھ میں لیول پلینگ فیلڈ میسر ہے، کوئی ایشو نہیں ہے باقی جماعتوں کو۔ دیکھیں یہاں آپ کے اسٹوڈیو میں بھی موجود ہیں میرے بھائی اور دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے بھی جو بیٹھے ہوئے ہیں، فردوس بھائی بیٹھے ہوئے ہیں یا دوسرے، ان سے اگر پوچھ لیں کہ کراچی کے اندر، اول تو دیکھیں کراچی کے اندر یا سندھ کے اندر اس وقت نگران سیٹ اپ ہے اور پنجاب میں تمام جو میرے بھائی ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ بتائیں گے آپ کو بہتر انداز سے کہ پنجاب کے اندر کس کا اثر زیادہ ہے اس وقت، اور ہم نہیں سمجھتے کہ اس کے باوجود بھی یہاں کسی کو کوئی پرابلم ہو رہی ہو، سندھ کے اندر خصوصاً کوئی ایک بندہ کہہ دیں کہ جس نے کہا ہے آپ کو کہا ہے، دوسرے کسی کو بھی کمپلین کی ہے تو ہم موجود ہیں۔ میں نہیں سمجھ سکتی، اور سیدھی سی بات ہے کہ یہاں تمام ادارے چاہے پورے پاکستان میں ہو یا کہیں بھی ہو، گورنمنٹ کسی کی بھی نہیں ہے سوائے پنجاب کے اندر۔ سب کو پتہ ہے کہ لاڈلا پلس کے لوگ وہاں موجود ہیں۔ جی ٹھیک، جی ٹھیک۔ سید علی حسین صاحب آپ کی طرف آؤں گا، استحکام پاکستان پارٹی کو کسی قسم کا کوئی شکوہ تو نہیں ہے لیول پلینگ فیلڈ کا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے صورتحال پورے پاکستان میں آپ کے سامنے ہے اور میرا خیال یہ ہے کہ تمام جماعتوں کو یکساں لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نگراں سیٹ اپ ہے اور الیکشن کمیشن کے قواعد اور ضوابط کے مطابق آپ اپنی انتخابی مہم چلا رہے ہیں تو پھر کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہے، لیکن اگر اس سے ہٹ کر کوئی انارکی پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے تو پھر وہ قانون اپنا حرکت میں آتا ہے۔ یعنی کہ آپ مطمئن ہیں حالات و واقعات سے؟ الحمدللہ۔ تو یہ بتائیے گا کہ نواز شریف صاحب کہتے ہیں اگر نہ ہٹایا جاتا تو کسی قسم کی کوئی بے روزگاری نہ ہوتی، آپ اس سے متفق ہیں؟ دیکھیں صورتحال اس قسم کی ہے کہ پالیسیز کی جو تسلسل ہوتی ہیں وہ ان کی کنٹینیوٹی بیٹرمنٹ کی طرف جا رہی ہوتی ہے، تو اگر یہ کہا جائے کہ ایک پالیسی اگر گرو کی طرف جا رہی ہے اور وہ رک جائے اور پھر اس کے بعد واپس اس کو کنٹینیو کیا جائے تو اوبیسلی یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس میں رکاوٹیں آتی ہیں، ملک پیچھے جاتا ہے۔ تو اکانومی یہ دیکھنا پڑے گا کہ کس طریقے سے اور اب کون سی ول لے کر آپ چل رہے ہیں۔ اس وقت دیکھیں 223 ارب ڈالر کی اس وقت جو ہماری اکانومی ہے، 223.86 ارب ڈالر کی اندرونی اور بینون قرضوں کے بوجھ میں ملک دبا ہوا ہے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ اب ہمیں انتہائی سنجیدگی کے ساتھ ملک کو اس معاشی بحران سے نکالنے کی جانب اپنا سفر شروع کرنا پڑے گا، اور اس کے لیے بہت سیریس اور سنجیدہ اقدامات لینے کی ضرورت پڑیں گی۔ علی بھائی، علیم خان صاحب جو آپ کی پارٹی کے صدر ہیں وہ کہتے ہیں تحریک انصاف کے بہت سارے لوگ آزاد وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور جیتنے کے بعد وہ آئی پی پی کا حصہ ہوں گے۔ آپ اس بات کے اوپر روشنی ڈالیں گے کون کون سے لوگ ہیں؟ سندھ سے، کراچی سے بھی کوئی لوگ ہیں یا صرف پنجاب پہ ہی نظر رکھی ہوئی ہے؟ دیکھیں اگر اس کو آپ اس تناظر میں دیکھیں کہ جو کینڈیڈیٹ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہوتے ہیں، الیکشن جیتنے کے بعد ان کو ایک معین مدت کے اندر کوئی نہ کوئی سیاسی جماعت جوائن کرنی پڑتی ہے، اور یہ ایک قانون ہے اور اس کے مطابق اوبیسلی بہت سارے لوگ جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کی جسے کہیں پاکستان تحریک انصاف کا تو کوئی نشان نہیں ہے، آزاد طور پر وہ لڑ رہے ہیں، اور اگر وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی جوائن کریں گے تو وہ ان کی ول ہوگی۔ جی ٹھیک ٹھیک۔ ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب، پیپلز پارٹی تو مطمئن ہے لیول پلینگ فیلڈ کا کوئی ایشو نہیں ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ سندھ میں جو دوست بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی کوئی ایشو نہیں ہے، تو یقینی طور پہ ایم کیو ایم کو بھی کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ اور دوسرا بلاول صاحب کہتے ہیں کہ وہ غربت کا مقابلہ کریں گے وزیر اعظم بن کے، کیا کومنٹ کریں گے سر؟
ये इन्होंने कहा कि शायद हमें कोई एतराज नहीं होगा कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही, नहीं मिल रही है एमक्यूएम को। हमारे साथी शहीद हुए हैं, 6 साथी हमारे गुज़िश्ता 3 माह में पीपल्स पार्टी ने शहीद किए हैं, जो अपनी इलेक्शन कैंपेन रन कर रहे थे। अभी आपने पिछले 4 से 5 दिन पहले आपने देखा कि नॉर्थ नाज़िमाबाद के इलाके में पीपल्स पार्टी के लोगों ने फायरिंग करके हमारे साथी, हमारा यूनिट इंचार्ज को शहीद किया, जो इलेक्शन कैंपेन में था। इलेक्शन ऑफिस में हमला किया। उससे 2 रोज कबल नाज़िमाबाद के इलाके के अंदर यही सब कुछ दोहराया गया। वहां पर लोग, हमारे कारकुनों को मारा पीटा गया। उससे पहले अगर हम और पीछे चले जाएंगे तो तकरीबन 30 रोज पहले उससे मच्छर कॉलोनी का एक इलाका है कराची के अंदर, जिसमें हमारे 3 साथियों को हेडशॉट करके शहीद किया गया। उससे मजीद 30 दिन पीछे जाएंगे तो सोराब गोड के इलाके में हमारे 2 साथियों को शहीद किया गया। कौन सी लेवल प्लेइंग फील्ड पूरे पाकिस्तान में सियासी वर्करों की शहादत कराची में हुई है, और कराची में भी एमक्यूएम के वर्कर्स को शहीद किया गया है। इससे ज्यादा बदतर क्या सूरत हाल होगी? जो पीपल्स पार्टी अगर ये कहे कि जी निगरान हुकूमत है, निगरान सेटअप है, तो भाई निगरान हुकूमत तो जरूर है, लेकिन वजीर आला और ब्यूरोक्रेसी आपने पसंद करके लगाई है। आप ही की ब्यूरोक्रेसी, पूरी पुलिस डिपार्टमेंट 15 साल से ये पीपल्स पार्टी हुकूमत सिंध के अंदर मुस्तरद है। इस 15 सालों में पूरा सेटअप इन्होंने तैयार किया हुआ है। ये तो नहीं, ये तो काम नहीं करने दे रहे हमें यहाँ पे। अगर एमक्यूएम इलेक्शन लड़ रही है तो दूसरी जमातें एमक्यूएम से लड़ रही हैं। भाई पीपल्स पार्टी एमक्यूएम से लड़ना छोड़ो, अपना इलेक्शन लड़े भाई। हमें अगर रोकेंगे तो डेफिनेट बात है कि हमारी तरफ से भी कोई ना कोई रेजिस्टेंस आता है। ये लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड जिस तरह से ये क्लेम कर रहे हैं पंजाब में, उसी तरह से कराची में, पूरे सिंध में इनको देनी चाहिए। इन्होंने क्लेम ये ऐसी रियासत बना लिया है सिंध को, अपनी जागीरदाराना सोच के मुताबिक डेवलप किया है। बिल्कुल ऐसा नहीं है जैसा इन्होंने अभी खातून ने फरमाया कि जी पंजाब में नहीं मिल रही। एडवोकेट साहब, गुर्बत के खात्मे के लिए लड़ाई लड़ने का ऐलान कर दिया बिलावल साहब ने वज़ीर आज़म बनने के बाद, क्या कहेंगे? तो सिंध में पहले कर लेते हैं ना। ये 15 साल का जो दौर गया है, जो 15 साल कंटिन्यूटी से 3 टर्म मिले हैं, तो सिंध में कर लेते हैं। 2300 अरब रुपए एजुकेशन पे लगाए, पूरी एजुकेशन पूरे सिंध में बर्बाद कर दी। रिकॉर्ड पर चीज है कि सिंध हुकूमत से जब सिंध हाई कोर्ट ने जवाब तलब किया स्कूलों की बदहाली के ऊपर, तो जवाब ये जमा कराया गया कि 49,800 स्कूल सिंध के अंदर कायम है, जिसमें से 42,300 स्कूल बहुत से स्कूल हैं सिंध में। तो जो 70 लाख बच्चा स्कूल जाने की उम्र में है, वो 70 लाख बच्चा स्कूलों से बाहर है पूरे सिंध का। तो ये अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में बात करते हैं तो एक गंबड़ का हॉस्पिटल बताते हैं, एक किडनी सेंटर बताते हैं कराची का, और एक SIUD। ये तीनों हॉस्पिटल जो है वो मुखैर, कराची के मुखैर हजरात जो है वो अपने तौर पर रन करते हैं उसको। लोगों को अगर सेहत की सहूलत मिल रही है तो वो पीपल्स पार्टी या सिंध हुकूमत ने 15 सालों में नहीं दी अच्छा है। एडवोकेट तो साहब, ये एक इस पे भी कमेंट, एडवोकेट साहब एक इस पे भी कमेंट कीजिएगा। पीपल्स पार्टी अक्सरियती जमात बन के सामने आती है, तो एमक्यूएम इश्तराक हुकूमत में साथ देगी पीपल्स पार्टी का या नहीं? देखिए, लोगों में सेंस डेवलप हो गया। लोगों के अंदर जो शऊर की बेदारी है वो पूरे सिंध के अंदर अब पैदा हो चुकी है। सिंध में पीपल्स पार्टी के अगेंस्ट अलायंस मौजूद है, और इंशाल्लाह ताला उस अलायंस के जरिए पीपल्स पार्टी को लाड़काना में भी शिकस्त होगी इंशाल्लाह ताला, लियारी में भी शिकस्त होगी, और सखर नवाब शाह में भी शिकस्त होगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह ताला एक बड़ा सरप्राइज होगा पीपल्स सर, पार्टी के लिए। आप साथ देंगे या नहीं देंगे? अक्सरियती जमात बन के आ जाती है। देखिए, हमारा तो 15 साल से जो हमारा मुकदमा है वो पीपल्स पार्टी की करप्ट हुकूमत के खिलाफ ही है। हमें अगर साथ देना होता तो हम पिछले दौर में भी और उससे पिछले अदवार में भी जो है पीपल्स पार्टी का साथ लेकिन देते। पीडीएम में तो लेकिन जो साथ दिया सर, एडवोकेट साहब, पीडीएम में तो आपने साथ दिया, तभी तो हुकूमत गिरी तहरीक इंसाफ की। पीडीएम की लीडिंग जो पार्टी थी उसके अंदर नून लीग थी, उसके अंदर JUI थी, जिनके साथ एक रिटर्न एग्रीमेंट था कि वो सेंसस के मुतालिक पीपल्स पार्टी से जो सिंध में हुकूमत कर रही है उनसे हमारी जो है डिमांड्स कंप्लीट करवाएंगे। वो सारी डिमांड्स हमने रखी थी। एक हमारी गवर्नर वाली डिमांड जरूर जो है वो पूरी हुई थी, उसके अलावा हमारी कोई डिमांड इन्होंने पूरी नहीं की। सेंसस के ऊपर नून लीग ने हमारा जरूर साथ दिया वफाक में, और क्योंकि वो सारा डिपार्टमेंट सेंसस डिपार्टमेंट फेडरल गवर्नमेंट के अंडर में था, तो हमारी सेंसस कुछ बेहतर हुई। 100% ठीक फिर भी नहीं हुआ कराची का सेंसस। जी ठीक। फिरदौस शमीम नकवी साहब, आपसे भी वही सवाल रखूंगा कि 5 दिन रह गए तकरीबन कमो बेश जो पोलिंग की इंतखाबी मुहिम है उसकी, लेवल प्लेइंग फील्ड का शिकवा मौजूद है आपकी जानिब से, तो इस पे क्या कहिएगा? जो सिंध में तो वो कहते हैं किसी किस्म का कोई इशू नहीं है लेवल प्लेइंग फील्ड का। एक दूसरी, बिलावल साहब कह रहे हैं कि वो वज़ीर आज़म बन के गुर्बत के साथ लड़ेंगे, यानी कि गुर्बत ख़त्म करने का उन्होंने फैसला किया, ऐलान किया, क्या कहिएगा?
मैं जी, अगर जी। बोलूंगा ना जी, जी। तो आपकी भी कांपे टांग जाएंगी। इससे कि सच सुनने की ना आप लोगों को आदत है, ना आप बोल सकते हैं। और जितने हजरात यहाँ बैठे हुए उनको मैं समेत शामिल कर रहा हूँ। ये सवाल ही पूछना आपकी बदनीयती दिखाती है। एज एन एंकर मैं कह रहा हूँ, क्या आपको आपके पास आंखें नहीं है? क्या आप अखबार नहीं पढ़ते? क्या आपके पास वीलॉग्स का भी कोई देखने का नहीं मौका मिलता? क्या आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे देख रहे हैं कहीं सड़कों पे? जो पार्टी कितने जलसे किए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आए थे 12% पे महंगाई पे। ये जो पीएचडी लेके आए हुए हैं ना नवाज शरीफ साहब, भेजे थे उन्हीं ने इसाक डार को लंदन से, विजिट ऑफ इकोनॉमिक्स टुक इन्फ्लेशन टू 40%। जो उनके दूसरे थे वो तो उनके साथ मिफ्ता और शाहिद खाकान अब्बासी साथ छोड़ गए। ये जो अभी बिलावल का ठीक। 10 पॉइंट का एजेंडा आया है, जरा एक सिंपल सा हिसाब लगा जी, दे, जी। 300 यूनिट बिजली के मुफ्त के देंगे। 300 यूनिट 12 महीने में 3600 यूनिट, 3600 यूनिट को 80 रुपए का यूनिट लगाएं तो 2,88,000, और 2,88,000 को पाकिस्तान के जो है 4 करोड़ घरानों से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फिगर क्या आती है, जरा देखें कहां से पैसे आ रहे हैं। 30 लाख घर बनाएंगे। कितने घर बनाए उन्होंने 15 साल में? किधर है? कोई फिगर देंगे? रोटी कपड़ा मकान का वादा तो नाना जान ने किया था। आज नाना जान को भी दुनिया से वे पार्टी बनाए हुए जब से ये नारा दिया था तो कितने साल हो गए? 52 साल हो गए। क्या सिंध में तो कोई बेघर है ही नहीं? सिंध में कोई कच्ची आबादी भी नहीं है। और इन 50 सालों में चलिए पुरानी कच्ची आबादियां तो थी, नई कच्ची आबादी तो कोई बनने ही नहीं थी। इस शहर के अंदर और पूरे सिंध के अंदर 48% लोगों को सबसे बड़ा बीमारी का जरिया साफ पीने का पानी है। उन्होंने तो हल कर दिया है। पाकिस्तान पूरे सूबे सिंध के अंदर एक सीवरेज प्लांट काम नहीं करता। ये पीपल्स पार्टी के कारनामे है। शहर कराची में जिसमें 2004 के अंदर कितनी बसें थी? 22,000। अभी भी वादे करके कभी कहते थे 10,000 आ रही हैं, कभी कहते थे 5,000 आ रही हैं, बड़ी मुश्किल कह जी, के ठीक। 300 बसें आए, 300 बसें लाए और वो जी। 300 की 300 बसें जो है खराब खड़ी हैं। जी, ठीक। बैटरी उड़ गई, ये उड़ गई। भाई पैसे कमा करप्शन कर करके इस सूबे को तो इन्होंने लिटा दिया। मिसालें देते जी, हैं, ठीक। चाहे ना कहें पूरे पंजाब में केपी में कि हम केपी को और पंजाब को सिंध जैसा बना देंगे, देखता हूं कितने वोट मिलते हैं। कूड़े का वो तो ढेर कह बना रहे देंगे। हैं शमीम साहब। नहीं कह शमीम रहे, साहब, बिलावल साहब ये तो ये नहीं कहा। अच्छा, एक मिसाल नहीं चले दे रहे। मैं कह दें आप कि मुझे लाहौर इजाजत को दीजिए। कराची जैसा बनाएंगे। नहीं कहें कि फैसलाबाद को कराची जैसा बनाएंगे। पिशावर में जाके कहें कि हम आपको कराची जैसा बनाएंगे अगर इतना अच्छा काम किया 15 साल में। नहीं कहेंगे। मैं जरा मुसरत मैं मुसरत न्याजी साहिबा से इसका जवाब ले लूं। मुसरत न्याजी साहब, आप इस पे कोई कमेंट करना चाहती हैं शॉर्ट सा? जी बिल्कुल करूँगी। पहले तो मैं अपने भाई जो एडवोकेट हैं उनकी बात का कह दूं कि कहने लगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमारे वर्कर्स को मारा है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तमाम टॉप लीडरशिप कह चुकी है कि आप एलिगेशंस ना लगाएं, आप उनके ऊपर एफआईआर लॉन्च करवाएं। अगर जिनके ऊपर आपको शक व शुबा है तो मेरे भाई बिल्कुल आप आज़ाद हैं, ठीक है। दूसरी बात ये कि खुदारा बहुत सुकून आ चुका है, अमन आ चुका है कराची में। लाशों की सियासत को दफन कर दें, इस शहर में अमन रहने दें। दूसरी बात है मेरे बड़े मोतबर भाई फिरदौस शमीम नकवी साहब फरमा रहे हैं कि जी बसें कराची में नहीं आई और हम कराची जैसा पेशावर को बना देंगे। देखें, जो करप्शन के दावे हैं और जो करप्शन है वो सबके सामने नज़र आ रही है। और ये करप्शन उस तरह की जो इन्होंने की है ना, वो शरीफाना करप्शन थी जो अब लोगों पर वाजे हो रही है। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि मेरे भाई फरमा रहे हैं बसेस नहीं आई हैं। मेरे भाई बसेस ख़वातीन के लिए भी आई हैं, पिंक बस सर्विस आई है। जो दावा करते थे ना रियासत मदीना का, वो नहीं लाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। कराची शहर के अंदर, जी मेरी प्लीज़ बात सुनेंगे। जी जी जी, मुझे एक सिर्फ ब्रेक का कहा जा रहा है। मैं ब्रेक से वापस आके यहीं से बात शुरू करते हैं। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, हमारे साथ रहिए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
एडवोकेट हसान साबिर साहब, आपसे बात करना चाहूँगा कि आज एक बड़ी हाई ऑफिशियल मीटिंग हुई और SIFC की कमेटी का इजलास जो हुआ, उस SIFC की कमेटी में अहाता किया गया इकोनॉमिक सिचुएशन का पाकिस्तान की। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि UAE से, कुवैत से हमारे MOU साइन हुए और वन विंडो ऑपरेशन के तहत यहाँ पे इकॉनमी को बेहतर किया जा रहा है और यकसू पॉलिसी है। MQM इसी पॉलिसी को आने के बाद जिस भी अगर हुकूमत का हिस्सा बनती है, भले वो पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, जो भी अप फ्रंट पे उसे लीड कर रही हो, तो MQM इन्हीं इक़्तिसादी पॉलिसीज का तसलसल चाहेगी। देखिए, मैं MQM के लिए आपको ये बता दूं कि MQM हुकूमत में तभी जाएगी जब ग्रास रूट लेवल के ऊपर इख्तियारात को आइन में दर्ज किया जाने के लिए एग्रीमेंट किया जाएगा। MQM ने नून लीग के अच्छा, साथ जो मुआहिदा किया है उसके अंदर आइनी तरामीम का जिक्र है। सेनेट में MQM ये ओके, तरमीम जमा करवा चुकी कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर इख्तियारात आर्टिकल 140A में जिस तरह से दिए पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल मैटर्स को लोकल गवर्नमेंट के हवाले किया जाए। NFC का इजरा करते हुए PFC और डिस्ट्रिक्ट के ऊपर भी जो है फाइनेंस कमीशन बनाया जाए। जब तक ये ठीक, ग्रास रूट लेवल पे नहीं जाएंगे इख्तियारात, आम आदमी का मसला हल नहीं होगा। ये मसला सिर्फ कराची नहीं, पूरे पाकिस्तान का है। कराची से लेके कश्मीर और कश्मीर से कश्मीर तक का मसला हल हो सकता है अगर आइन में थर्ड टियर ऑफ गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है, उसके इख्तियारात दर्ज कर दिए जाएं। देखिए, नून लीग इस बात पर हमसे एग्रीमेंट कर रही है कि हम ये आइन तरमीम के ऊपर एडवोकेट साहब, सपोर्ट करेंगे। जो आईनी तरमीम आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसमें अगर मजीद कोई चीज, कोई सियासी जमात आईनी तरमीम लाना चाहे, जैसे तहरीक इंसाफ ने मंशूर में कहा 4 साल असम्बलियों की मुद्दत होनी चाहिए, तो क्या आप उसको भी सपोर्ट करेंगे या सिर्फ आप अपनी आईनी तरमीम की हद तक रहेंगे? देखिए, हम तो आम आदमी के लिए बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में रहने वाले हर शहरी के लिए बात कर रहे हैं। 4 साल हो, 3 साल हो, 2 साल हो, इस पे तो डिबेट की जा सकती है। लेकिन जो आर्टिकल 140A 18वीं तरमीम में दर्ज किया गया था, जिसके तहत UC के और टाउन के चेयरमैन और शहर के मेयर के पास इख्तियारात डिवॉल्व होने थे, वो 16 साल हो गए इस बात को, 14 साल हो गए इस बात को, डिवॉल्व नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट में MQM गई है दरखास्त लेके, और आज से 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने ऑर्डर फरमा दिया था और स्पेशली सिंध हुकूमत को ये पाबंद किया था कि वो डिवॉल्व करे आर्टिकल 140A की लेटर स्पिरिट के साथ। लेकिन इस 2 साल में से जब 1.5 साल तक पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध में कायम थी, उन्होंने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। वो अपना मेयर तो मुंतखब करवा लिया MQM के बाइकआउट के सदके में, लेकिन उन्होंने डिवॉल्व नहीं किया। हम इसको आइन में दर्ज आपको कराना पता था चाहते हैं आवाम आपको ताकि रिजेक्ट कर रही है। पूरी तौर पर ये काम पूरी तौर पर जो है वो पूरे पाकिस्तान में एक यूनिफॉर्मिटी के साथ दर्ज हो। जैसे 2001 का कानून था, पूरे पाकिस्तान में एक कानून था, उसी तरह से पूरे पाकिस्तान में अब भी एक कानून चाहिए। देखिए, मसले का हल नैब भी जो है ना, वो मसले का हल नहीं करा सकती। आम आदमी का मसला है कि उसके घर में पीने का साफ पानी होना चाहिए, सीवरेज का पानी बाहर जाना चाहिए, उसके इलाके में सरकारी स्कूल मौजूद होना चाहिए, कॉलेज होना चाहिए, उसके बच्चों को मुलाजमत मिलनी चाहिए। देखिए, ये सारा सिलसिला अगर रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक कराना है, पानी के मसले, गैस के मसले हल करने हैं, तो अपने UC के चेयरमैन, जो कि 25 से 50 हजार नफूस पर मुश्तमिल एक यूनियन काउंसिल होती है, उसको मजबूत करना होगा। अगर UC का चेयरमैन किसी किस्म के फंड में खुर्द बुर्द करता है, अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करता है या इस्तेमाल ही नहीं करता, तो मुझे किसी नैब के चेयरमैन को दरखास्त जी देना नहीं ठीक, पड़ेगा। भाई, मेरे इलाके का आदमी होगा, मैं खुद उसके घर पे धरना भी दे सकता हूँ, उसको पकड़ के बंद भी करा सकता हूँ। ये आसान होगा बजाय इसके कि जो 23 करोड़ आवाम है, जो एक मिनिस्टर के पीछे लग के जो कभी हाथ ना आएगा, जिसके जो पूरे प्रोटोकॉल में चल रहा होगा, वो मसले का हल नहीं कर सकता। जी नैब ठीक, भी उससे मसले का हल नहीं करा सकता, आम आदमी करवा सकता है। जी ठीक। फिरदौस शमीम नकवी जी साहब, काशिफ भाई, आपने मुझे टाइम नहीं ये दिया। बताइएगा। आपने मुझे काशिफ भाई टाइम जी, नहीं मैं दिया। आपकी तरफ आ रहा जी हूँ। जी, मैं मुशर्रफ साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ। मैं फिरदौस साहब को सिर्फ ये बताइएगा, फिरदौस साहब, जो SIFC का एक प्रोजेक्ट बना जिसमें तमाम जो माशी सूरत हाल है और प्रोजेक्ट्स हैं, वन विंडो ऑपरेशन के तहत जिसको मूव किया जाना चाहिए, और उसमें सरमायादारी भी आ रही है, सरमायाकारी भी आने के बाद यकसू पॉलिसी है मईशत की, आप इसको एंडोर्स करते हैं? और अगर आपकी जमात पार्लिमान में बहरहाल आएगी, तो वो भी इस माशी तसलसल का हिस्सा बनेगी इस पॉलिसी का? इलेक्टेड गवर्नमेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज दें। जब तक मुल्क की मईशत नहीं मजबूत होगी, उसके बेनिफिट्स गरीब तक नहीं पहुंचेंगे। आइन के अंदर बड़ी चीजों की दुरुस्ती की जरूरत है। लोकल बॉडीज का जिक्र हुआ, लोकल बॉडीज डेवोल्यूशन ऑफ पावर मस्ट है। NFC के ऊपर तो बहुत, देखिए, पीपल्स पार्टी ने
जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर किया और 18th अमेंडमेंट आया, उसके अंदर कुछ बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन कुछ बहुत सारी खराब चीजें भी हो गई हैं और उसको रिव्यू मांगती हैं। इससे कि 102 आर्टिकल्स आइन के चेंज किए गए थे उसमें। तो इस वक्त अगर आप मुल्क के अंदर देखें, ये मुल्क के अंदर कोई इंस्टीट्यूशंस रही नहीं है। जी, आपका व्यू पॉइंट आ गया सर, आपका व्यू पॉइंट आ गया। मैं सैयद अली हुसैन साहब आपसे काशिफ गुफ्तगू भाई करना आप मुझे चाहूंगा टाइम नहीं कि दे रहे और मुस्तकिल ये मुझ पे अटैक मुसर्रत कर साहिबा रहे हैं। जी मुसर्रत बिल्कुल। साहिबा मुसर्रत साहिबा मैं आपके पास बिल्कुल आ रहा हूँ। सिर्फ मुझे सैयद अली हुसैन साहब को गुफ्तगू में ऐड करने दीजिए। सर, ये SIFC एक ऐसी पॉलिसी बन गई, एक ऐसा फोरम बन गया जहां से मुल्क के अंदर सरमायाकारी आ रही है और उसको चैनलाइज किया जा रहा है। IPP बतौर सियासी जमात हुकूमत में बैठने के बाद, आने के बाद, इस तसलसल को एंडोर्स करेगी? जी देखिए, सबसे पहले तो मैं फरदौस साहब बुज़ुर्ग हैं, सीनियर सियासतदान हैं, मैं बहुत एहतराम करता हूं उनका, लेकिन माज़रत के साथ SIFC बनाई क्यों गई? अगर असद उमर साहब और जो दावे थे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने जलसों में किए थे कि हम आते के साथ ही 2000 अरब डॉलर यूँ लाएंगे और यूँ मुल्क मुंह पे मार देंगे IMF के, और यूँ जज्बाती तकरीरें अगर नहीं की जाती उस वक़्त और अमली इक़दाम किए जाते तो मुल्क की इकॉनमी उस ज़बू हाली का शिकार नहीं होती। और फिर उसके बाद ये SIFC की जो सरबराही के ऊपर उन्होंने कहा कि जी डिक्टेट किया जा रहा है, किसी ने तो इनिशिएटिव लेना है, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि SIFC के बाद आप देखिए कि मुल्क की इकॉनमी में क्या बेहतरी नहीं आई, क्या स्टॉक एक्सचेंज आपको नज़र नहीं आ रही कि किस तरीके से आगे बढ़ रही है? और दूसरा इसके साथ वन विंडो ऑपरेशंस हैं, मज़ीद इसमें स्पेशल इकनॉमिक डिस्ट्रिक्ट्स की बात हो रही है। इसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूँ कि इस वक्त वतन अज़ीज़ को मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है। सियासत बराए खिदमत है। अगर हम मिलकर वतन अज़ीज़ को इस मुआशी बहरान से निकालने में खुदा नख्वास्ता नाकाम हो गए तो फिर ये एक बहरान है, एक अलमिया है जो हम सब के लिए है। तमाम सियासी जमातें अपनी नाम नमूद को भूल जाएं। पाकिस्तान की अवाम अहमियत की हामिल है, हमारी ये जोग्राफियाई सरहदें हमारे लिए अहमियत का हामिल हैं। हमें एक पाकिस्तानी बनकर सोचना पड़ेगा, बजाय ये कि हम एक शख्सी सहर में मुब्तला होकर उसको डिफेंड करते रहें कि जनाब उन्होंने बहुत अच्छे काम किए और इस वक्त मजलूम हैं। मैं उस टॉपिक को छेड़ना नहीं चाहता, मैं SIFC के ऊपर बयान करना चाहता हूँ कि देखें, जी 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 जी, अगर हम इक़्तिदार में आते हैं, पहली तो बात यह है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी का जो सूरज तुलू होगा, 8 फरवरी के इंतखाबात होंगे, उसमें 8 फरवरी के जो नताइज होंगे वो मुल्क को एक तरक्की की डायरेक्शन के ऊपर इंशाल्लाह ले जाएंगे और ये कंटिन्यूटी रहेगी। और देखिए, चीज़ों में कुछ ना कुछ बेहतरी लाई जा सकती है जो जो आगे जाते हैं। जिस तरीके से आइन की बात हुई, 18वीं तरमीम की बात हुई, उसमें कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ मज़ीद बेहतर किए जानी चाहिए, उसके ऊपर डिबेट हो सकती है। और इसी तरह SIFC का मामला है, उसमें भी कुछ नई चीज़ें मज़ीद बेहतर की जा सकती है। जी ठीक। मुसर्रत न्याज़ी साहिबा, आपने जो रिस्पॉन्ड करना है वो भी कीजिए, और SIFC की जो एफर्ट है, मुआशी एफर्ट है, पीपल्स पार्टी हुकूमत में आने के बाद इन मुआशी पॉलिसियों का तसलसल जारी रखेगी, इस पर भी कमेंट कीजिए प्लीज़। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि अगर मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर अंदाज से कोई भी स्टेप लिया जाता है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिल्कुल उसका हिस्सा होगी। दूसरी वजह यह है कि देखिए, हम ये कहते हैं कि आर्मी चीफ ने ये किया और आर्मी क्यों उसमें इन्वॉल्व है, तो देखिए मेरी बात सुने, बड़ी माजरत के साथ शमीम साहब कह रहे हैं तो ये वो वक्त भूल गए जब इनके खान साहब कहा करते थे कि ये मेरे बॉस हैं, और जब निकल गए तो कहने लगे, जब वहाँ थे तो मैं बॉस हूँ, जब निकल गए तो कहने लगे ये मेरे बॉस हुआ करते थे। देखिए, उस वक्त भी मुल्क से जब बाहर जाया करते थे तो आर्मी चीफ को साथ ले जाया करते थे। देखिए, तमाम इदारे पाकिस्तान के इदारे हैं और काबिल एहतराम है। अगर मुल्क की सियासत के साथ बैठकर, एक टेबल पे बैठकर अगर मुल्क के मुफाद में फैसले अच्छे हो सकते हैं तो कम अज़ कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मेरे जैसी बंदी तो उससे इनराफ नहीं कर सकती है। दूसरी बात यह कि फिरदौस शमीम नकवी साहब ने कहा कि क्या हम कह सकते हैं कि फैसलाबाद जैसा बनाएंगे या पेशावर जैसा बनाएंगे, तो मेरे भाई ये मुझे बता दीजिए कि जिस शख्स ने आपके कायद को सादिक और अमीन कहा था, वही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिसको ऑन कर रहे हैं, हम जिस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, जिना हॉस्पिटल, उसका जब विजिट किया था तो 1 लाख रुपए अपने पॉकेट से
انہوں نے لکھ کے دیا تھا, چیک لکھ کے دیا تھا بہتر کام کرنے پر, اور جب وہ KPK میں پشاور میں جاتے ہیں تو وہاں انہوں نے کہا تھا کیا ان برتنوں میں کوئی جانور بھی کھانا کھا سکتا ہے جس میں ان کو کھلایا جا رہا ہے ان کو جو بیمار لوگ ہیں. یہ چیز بھی دیکھ لیں. دوسری بات ہے, کہہ رہے ہیں جی ہم بالکل جی الحمدللہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا PMLN یا PTI, دیکھیں PML نہیں, دیکھیں پلیز میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا, پلیز دیکھیں میں کیا, دیکھیں صاحب بات کرنے دیجیے, آپ اپنے ٹرن پہ بولیے گا. جی دیکھیں دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ کیا PTI یا PMLN یہ کہہ سکتی ہے کہ ہم NICVD جیسا یا گورنمنٹ جیسا ہاسپٹل دے سکتے ہیں پاکستان کو جہاں 80 لاکھ کے قریب جو ہے نا مطلب سندھ سے باہر کے جو ہے نا مصوبے ہمارے, ان کا حق ہے وہ یہاں پہ علاج کے لیے آتے ہیں. میرے بھائی ہم یہ نہیں کہتے, ہم تعصب والی بات کرتے ہی نہیں ہے کہ یہ ہونا چاہیے. دیکھیں عوام کو موقع دیں, یہ نہ کہیں کہ جی ہم جو کریں وہ صحیح ہے, ہم کریں عبادت ہے, اور جو دوسرا کرے وہ شیطانیت میں آتا ہے. خدا را اس طرح کی پالیسیز کو مت ڈسکس کریں, وہ کریں جو آج تک میرے قائدین نے تو 11 سال 11.5 سال جو ہے نا سزا بھگتی ہے اور جیل میں رہیں. آج تک کیا حاصل ہوا ہے ابھی دیکھ لیجئے. ابھی آپ کی جو چیخیں نکل رہی ہیں جی ہمیں جھنڈے نہیں لگانے دیا جا, لگائیں نا, آپ کو کس نے منع کیا؟ کم از کم آئیے میرے حلقے میں آئیں, میں آپ کے ساتھ چلتی ہوں, آپ لگائیے, دیکھتے ہیں آپ کو کون منع کرتا ہے. یہ چیزیں نہ کہیں, آپ ایلیگیشنز لگانے کے عادی ہیں. یہ ہمیشہ کہتے رہے, میرے لیڈر نے اس وقت بھی کہا تھا کہ آئیں مل کر بیٹھ کر کام کرتے ہیں, جو پوزیٹیو آپ کام کریں گے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے. تو یہ ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے, اور آج کہتے ہیں, آج شاید زیادہ دماغ میں آگئی ہے کوئی بات کہ جی آئیں مل کر بیٹھنے کے لیے میں تیار ہوں. تو خدارہ پوزیٹیو بات کریں, آپ ہمارے بزرگ ہیں, ہم نے آپ سے سیکھنا ہے, نیگیٹیوٹی کو چھوڑیں. اور دوسری بات یہ کہ ایڈوکیٹ احسان صاحب کہہ رہے تھے کہ جی ان کی گورنمنٹ لائی ہوئی ہے. میرے بھائی آپ کی ہی جو ہے نا نگران سیٹ اپ میں جو رانا صاحبہ تھی, ان کے ساتھ بیٹھ کر پاکستان پیپلز پارٹی ہی کی گورنمنٹ تھی جنہوں نے آپ کو اپنے ساتھ بٹھایا, اور آپ کی مشاورت سے یہ جو ہے نا اب جو آئے ہیں یہاں پہ گورنمنٹ آئی ہے, وہ آپ لوگوں کی مشاورت سے آئی تھی. پاکستان پیپلز پارٹی نے تنہا فیصلے نہیں کیے جس پہ آپ کہیں کہ الزام لگاتے جائیں گے تو وہ بہتر ہوگا. جی ٹھیک, بہت بالکل ٹھیک, آپ کا نقطہ نظر آ گیا. ناظرین گفتگو کا سلسلہ جاری ہے, ملتے ہیں بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. حسان صابر صاحب, ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کا شرازہ بظاہر تو بکھرتا ہوا نظر آ رہا ہے. ایک پالیسی کچھ ہے, دوسری پالیسی کچھ ہے, تیسری پالیسی کچھ ہے. اور اب تو بات یہ ہے کہ الیکشن کے نتائج سے پہلے ہی علیمہ خان صاحبہ کہتی ہیں کہ شاید کمپیوٹر ہیک کر لیے جائیں گے, نتائج چینج کیے جا سکتے ہیں, RO سے نتائج لیے بغیر باہر کوئی نہ نکلے. تو کیا یہ کچھ ایسا معاملہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ تاکہ وہ نتائج جو ہیں ان کو کنٹروورشل کیا جائے اور لوگوں کو پھر جذباتی کر کے روڈوں پہ لایا جائے, اور اس کے بعد پھر خدا نہ خواستہ 9 مئی جیسا کوئی واقعہ ہو؟ کیا کہیے گا اس پہ سر؟ دیکھیے, یہ PTI تو ہے ہی پروپیگنڈا مہم کے لیے ان کو جانا مانا جاتا ہے. انہوں نے جو سوشل میڈیا پہ لوگوں کے کردار کو مسخ کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے بھی کردار اسی طرح کے کر لیے. جس طرح کی بات یہ شروع کرتے ہیں یا جس طرح کی بات کرنے کی ان کو عادت ہو گئی ہے, وہ کسی بھی طور پر اسلامی معاشرہ پاکستانی معاشرے سے میچ نہیں کرتا. یہ جو بات انہوں نے, کیونکہ پورے پاکستان میں ان کو کسی قسم کی اس وقت کوئی پذیرائی نہیں ہے. دیکھیے, جو ریاست سے لڑتا ہے وہ پاکستان میں رہنے والے حب الوطن محب وطن لوگوں کا فیوریٹ نہیں ہو سکتا. اس کو حکمران کیسے رکھا جا سکتا ہے جو پاکستان میں ریاستی اداروں یا اور ریاست پاکستان کو کمزور کر رہا ہو. یہ جو صورتحال 9 مئی کی آپ نے بات کی ہے, وہ دوبارہ تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی نہیں ہوگی, اس لیے کیونکہ MQM پوری طور پر انشاءاللہ تعالیٰ اپنی ریاست کا تحفظ کرنا جانتی ہے. اس ملک پاکستان کے ساتھ ہم اسی طرح سے مضبوط انداز میں کھڑے رہیں گے. ہمیں بالکل جواب دینا آتا ہے کہ ریاست کو کمزور کرنے والے, ریاست کے خلاف بات کرنے والوں کو پر نہ تو پاکستان کے کسی ایوان کے اندر ہونا چاہیے اور نہ ہی پاکستان میں بھی ہونا چاہیے. تو ان کا جو بیانیہ ہے, ڈیفینیٹلی جس طرح سے سائفر والا بیانیہ انہوں نے بنایا تھا, وہ جھوٹا سائفر لے کے جو لہراتے رہے, یا اگر وہ سچا بھی تھا تو اس کو کسی طور پر انہوں نے نہیں دکھایا, نہ پتہ چلا, نہ ان کے اپنے لوگ کہتے رہے کہ انہوں نے کبھی اس کو شو نہیں کیا تھا اور اپنے طور پر ہی بات کی. آج یہ دیکھیں, جن کی بات کر رہے ہیں وہ سزا یافتہ لوگ ہیں.
सजा हो चुकी है उनको, अभी उनकी ना तो सजा सस्पेंड है। मुल्क के अंदर दो तरीके निज़ाम नहीं हो सकते। निज़ाम तो यही है कि भाई जिसको सजा हो जाएगी, और तमाम इंसान जो है वो पाकिस्तान में एवरी सिटीजन हैव इक्वल राइट्स। तो जब इक्वल राइट्स हैं, तो जब तमाम मुजरिम जिनको सजा हुई है वो जेल के अंदर है, तो बाकी पीटीआई के लोग अगर बाहर हैं तो मुझे नहीं पता कि दोहरा निज़ाम क्यों है। ए क्लास की, सी क्लास, बी क्लास की बातें करते हैं। किस दर्जे के ऊपर ए, बी और सी क्लास का क्लेम करते हैं कि जेल के अंदर सहूलतें दी जाएं। अगर इनको सहूलत दी गई है तो भाई हमारे असीर जो एमक्यूएम के असीर जेलों में हैं उनको भी ये सहूलत दे दी जाए। अगर हमारी खवातीन जो है वो जेलों में है तो उनको भी घरों पर भेज दिया जाए, वो भी अपनी बाकी ज़िंदगी जो है अपने घर के ऊपर भले नज़रबंदी के अंदर गुजारें। तो देखिए हर सिटीजन का एक ही राइट है, वो आइन तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है, उस आइनी तहफ़्फ़ुज़ का ख्याल करना चाहिए और उसी के तौर पर चलना चाहिए। तो बाकी जो पीटीआई के बयानियाँ हैं वो हमेशा रियासत को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। आज भी इलेक्शन को ये क्वेश्चन मार्क लगाना चाहते हैं, ये हो नहीं पाएगा इस दफ़ा इनसे इंशाअल्लाह ताला। जी ठीक। सैयद अली हुसैन साहब, ये फरमाइएगा कि फैसले बानी तहरीक इंसाफ ने किए, वो कोई भी फैसला हो, पॉलिसी का है, इंतखाबी मुहिम का है, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन बनाने का है, और उसके बाद उसकी ट्रोलिंग बाकायदा करवाई गई सोशल मीडिया पे, तो अब आप क्या समझते हैं कि इनकी पॉपुलैरिटी इनके फैसलों की वजह से और सजाओं की वजह से कम हुई है? और दूसरा, अलीमा खान जो कह रही हैं कि नताइज चेंज हो सकते हैं, कंप्यूटर हैक कर लिया गया, क्या ये इलेक्शन के नताइज को मुतनाज़ा करने के लिए एक सोची समझी साजिश है? देखिए सूरत मैं थोड़ा सा इससे पहले जाता हूँ। एक तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेरे बुज़ुर्ग मशरक़ी पाकिस्तान और पाकिस्तान के दो लख्त होने की बातें और उसका सारा मलबा पाकिस्तान के इदारों पर डाल रहे हैं। नामुनासिब बात है। सियासी हालात और उस वक़्त भारत की मुदाखलत, उन सारी चीज़ों को फैक्टर, एक तारीख़ के तालिब इल्म होने की हैसियत से मेरे ख़्याल हमें सच्चाई बयान करनी चाहिए, नंबर एक। दूसरी बात यह है कि तहरीक इंसाफ सोशल मीडिया के ऊपर, सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर, वो भी एक पूरी यंग जनरेशन, हमारी एक पूरी जनरेशन तबाह की गई। आपके सामने है सोशल मीडिया के ऊपर बदतहजीबी, बदशाइस्तगी, बिलो द बेल्ट गुफ्तगू करना, इज्जतें उछालना, छोटे बड़े की तमीज़ नहीं। क्या हमारी सियासत ये थी? हमारी सियासत में तहजीब थी, शाइस्तगी थी, रवादारी थी, वतन से मोहब्बत थी। और ये वतन के इदारों को कमज़ोर करना क्या पाकिस्तान की खिदमत है? वतन के इदारों पर हमला आवर होना क्या पाकिस्तान की खिदमत है? क्या इन शहदा और गाजियों ने जिन्होंने अपनी जानें निछावर की इन सरहदों की हिफाजत के लिए, क्या उनकी यूनिफॉर्म की बेतौकीरी करना पाकिस्तान की खिदमत है? क्या ये सियासत है? इस सियासत के लिए ये हुकूमत में आए थे? ये देना था इन्होंने पाकिस्तान को, ये कल्चर देना था कि पाकिस्तान को कमज़ोर करके और बैनुल-अक़वामी दुनिया के सामने हमारा क्या इमेज इन्होंने पेश किया। देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि आज भी मैं कहता हूँ, आज भी जो हो रहा है, कानून उसके ऊपर अमल दरामद कर रहा है और कानून अपना रास्ता बना रहा है। किसी के साथ अदालतों से हो रहा है, अदालतें इंसाफ दे रही हैं और अदालतें फैसला सुना रही हैं। अगर जी ठीक, इनकी इतनी कैपेबिलिटी है तो ये अदालतों में जाकर उस केस को, मुकदमे को लड़े, ना कि इदारों के ऊपर उसका मलबा डाला जाए। जी ठीक। मुसर्रत न्याजी साहिबा, आपके सामने भी यही सवाल रखूंगा। फैसले आ गए, अदालती फैसले भी आ गए, बज़ाहिर लगता ये है कि लोग जो है वो इतना रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, लेकिन सोशल मीडिया का सहारा लेके तहरीक इंसाफ एक ऐसा बयानिया बनाने की कोशिश कर रही है कि वो बड़ी पॉपुलर जमात है, और ये भी शायद देने की कोशिश करिए कि शायद इलेक्शन मुतनाज़ा होंगे, नताइज हैक कर लिए जाएंगे, जैसे अलीमा खान साहिबा ने ये बयान दिया। तो आप क्या समझती हैं कि पहले तो लेवल प्लेइंग फील्ड का रोला था, अब जो है वो मामला इलेक्शन के ऊपर, फिर इलेक्शन के नतीजे को ना तस्लीम करके कोई नया जो है 9 मई का प्लान किया जा रहा है और इलेक्शन को मुतनाज़ा करने की कोशिश की जा रही है? क्या कमेंट करेंगी? देखिए, अल्लाह ना करे कि 9 मई का कोई ऐसा वाक़या हो, और ना ही कोई सोच सकता है। बात दरअसल ये है कि देखें, पीटीआई जो है ना, सोशल मीडिया ही की सियासी जमात, मैं उसे कहूँ तो गलत ना होगा। और जो कुछ भी इन्होंने किया 9 मई को, मैं तो कहती हूँ कि आने वाली पाकिस्तान की नस्लें याद रखेंगी, और कोई मुहिब्बे वतन शख्स इस किस्म की सोच को ना वोट करे और ना ही सपोर्ट करे। मैं कहती हूँ ज़्यादा बेहतर तो ये होना चाहिए।
اور جو کچھ جس طرح کی لینگویج یہ لوگ استعمال کرتے ہیں خواتین کے لیے، بچوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، انہوں نے ہماری نئی نسل کو تباہی کے دہانے پہ لا کھڑا کیا ہے۔ خدا اس نئی نسل کو پروان چڑھنے دیجئے، نہ کہ ملک کا اسے دشمن بنائیے یا اداروں کے دشمن بنائیے۔ جی ٹھیک، آپ کا نقطہ نظر آ گیا۔ میری دعا ہے رب کریم سے کہ اللہ پاک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی دشمنوں سے محفوظ رکھے۔ میں بہت بہت شکر گزار ہوں مسرت نیازی صاحبہ آپ کا، سید علی حسین صاحب آپ کا، ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب آپ کا، فردوس شمیم نقوی صاحب آپ کا۔ ناظرین پھر ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔